वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट। फोर्थ लेक्चर है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हमारा। और अभी शुरू करेंगे हम लोग पीछे के कुछ जो लेक्चर में दिए हुए, जैसे कनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन को हम लोगों ने देखा था। आज वहीं से शुरू करेंगे, थोड़ा रिकैप भी हो जाएगा आपका, और उसमें हम लोग ट्रेंड्स को समझ लेंगे कि इमेज फॉर्मेशन का कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड्स है, उसको हम लोग समझने में हमें हेल्प मिल जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। किस चैप्टर में हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। और उसमें क्या देखना है आज हमें? ट्रेंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ट्रेंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ट्रेंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। वाई नॉट कन्वेक्स मिरर? क्यों नहीं लिया कन्वेक्स मिरर को? सिंपल सी बात है, कन्वेक्स मिरर में दो ही टाइप्स के बनते हैं इमेज, और दोनों ही वर्चुअल हैं और डिमिनिश्ड हैं। ओके, सो इसीलिए हमने ट्रेंड्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर लिया है। आइए फटाफट पहले इसके 5 केसेस को, एक केस इसमें ऐसे है, एक टाइप का ऐसा इमेज फॉर्म करता है कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर में जो वर्चुअल होता है, उसको छोड़कर बाकी की 5 इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। पहला इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरह का है। ये देखिए, ये रहा कनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले केस में हमने बताया था आपको कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है फोकस के ऊपर तो इमेज कहाँ बनने लगती है? कहीं बहुत दूर, कहीं बहुत दूर, इन्फिनिटी उसको कहते हैं। और ये रहा हाईली इनलार्ज्ड देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। पहला केस। दूसरा देखते हैं। दूसरा केस था जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर से अवे कर रहे हैं हम और डाल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। लीजिए, छोटा छोटा इमेज हम बना रहे हैं। ये रहा हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में हमने डाला है। किसके बीच में? फोकस के बीच में। इमेज कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। और अगर ये दोनों साइजेस सेम हैं, ये दोनों साइजेस अगर सेम है ऑब्जेक्ट के, तो भी ये देखिए कैसा बन रहा है। ये पहले काफ़ी बड़ा था, अब थोड़ा छोटा हो गया। पहले काफ़ी दूर था, अब मिरर के काफ़ी करीब पहुंचने लगा है धीरे धीरे। तीसरे केस को देखते हैं। तीसरे केस में जब हम ऑब्जेक्ट को देखिए मिरर से और थोड़ा दूर कर देते हैं और इस बार कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली। ओके, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो आपने यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट, सो इमेज कहाँ बन गई? एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट एंड ऑफ सेम साइज। ओके, थर्ड केस। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में ये रहा आपका कनकेव मिरर और इस बार ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ डाला था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाला था आपने। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के और थोड़ा पीछे ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, सेम साइज का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। इमेज कहाँ बन रहा है? देखिए, थोड़ा और करीब पहुँच गया है मिरर के और पहले की तुलना में और भी छोटा, डिमिनिश्ड। फिफ्थ जो इमेज फॉर्मेशन का है वो ये है कि हम इनफाइनाइट पर ले जाकर डाल देते हैं कहीं बहुत पीछे। इनफाइनाइट को दिखाने के लिए हम थोड़ा डॉटेड लाइन दिखा देते हैं। ये हमारा फिफ्थ फिगर है। दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बहुत दूर कहीं डाल रहे हैं, बहुत दूर। फिफ्थ फिगर, मान लीजिए यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को डाल दिया है एट इन्फिनिटी, बहुत दूर। ठीक है, कहाँ बन रहा है उसका फिगर? एग्जैक्टली एट एफ, लेकिन
हाईली डिमिनिश्ड, इससे भी छोटा। ट्रेंड अब आपको समझ में आने लगा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जा रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्ट मिरर से शिफ्ट करता जा रहा है अवे, और दूर चला आया, और दूर ले गए मिरर से, और एकदम बहुत दूर ले गए। वैसे वैसे इमेज क्या हो रहा है, क्लोज़र हो रहा है, और क्लोज़र हो रहा है, साइज घटता जा रहा है, और क्लोज़र हो रहा है, और भी क्लोज़र, और साइज लगातार घटता जा रहा है, और भी क्लोज़र हो गया। ओके, सो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस पर कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आप चेंज कर रहे हैं, उससे इमेज के साइजेस भी चेंज होते जा रहे हैं। ओके, अगर आप इसको अवे लेकर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द मिरर, ये क्लोज़र आता जा रहा है, और क्लोज़र के साथ साथ इसके साइज भी छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अपोजिट देखना है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज एग्जैक्टली फोकस पे, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बियॉन्ड, इमेज कहाँ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी वहीं, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, इमेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ऑब्जेक्ट अगर यहाँ डाल दिया गया फोकस पे, इमेज कहाँ बन गया, इन्फिनिटी पे बन गया। सो ये ट्रेंड क्या बताता है, इसको एक फिगर में करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वो तो मैं समझा ही दिया आपको कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को अवे ले जाइएगा मिरर से दूर, सिर्फ पोजीशन चेंज कीजिएगा, साइज़ वही रह जाएगा, तो भी इमेज की साइज़ लगातार डिक्रीज करती जा रही है, और इमेज शिफ्ट करता जा रहा है क्लोजर टू द मिरर। इज़ दैट क्लियर? और इसका रिवर्स या अपोजिट भी पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब ले जाएंगे तो इमेज शिफ्ट करता जाएगा मिरर से अवे, और पहले डिमिनिश्ड साइज था और बाद में हाईली इनलार्ज्ड हो जाएगा। सो यही ट्रेंड है। अगर इसको एक फिगर में आपको बताने की कोशिश करें इसी पूरे ट्रेंड को, तो वो जस्ट कुछ ऐसा होना चाहिए अगर एक फिगर की बात करेंगे तो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए ये हमारा कनकेव मिरर है, ओके, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या था, आपने यहाँ रखा, इमेज कहाँ बन गया, इमेज बन गया एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, और हाईली इनलार्ज्ड देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कहाँ रखा आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, कहाँ बन गया, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा इस फिगर से छोटा, इस इमेज से छोटा। अब कहाँ रखा आपने ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कितना बड़ा इमेज बन गया, एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज देन द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा बन गया। अब ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ कहीं बिटवीन सी एंड एफ, और छोटा डिमिनिश्ड, देख लीजिए साइज छोटा होता जा रहा है। अब कहाँ रख दिया, कहीं इन्फिनिटी पे रख दिया, मान लीजिए यहीं रख दिया इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट तो वही है, सिर्फ पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ बन गया और काफ़ी छोटा पहले से। सो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप अवे ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को वाइट लाइन से दिखा रहे हैं, देयरफॉर वाइट एरो से दिखा रहे हैं, देयरफॉर ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम द मिरर, इज अवे फ्रॉम मिरर। ओके, सो ये कहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर, इमेज कहाँ शिफ्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द मिरर, एंड साइजेस भी चेंज करते जा रहे हैं। साइजेस देख लीजिए, पहले हाईली इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, सेम साइज, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। यही ट्रेंड्स मैं बताना चाह रहा था। अपोजिट भी पॉसिबल, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले बहुत इनफाइनाइट पे था, बहुत फार ऑफ प्लेस पे था,
तो कहाँ इमेज बन रहा था, यहाँ बन रहा था, और उसी तरह आप शिफ्ट करते चले जाएं और इस ट्रेंड को समझ लें। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझना चाहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्यों, क्या है ये साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन एक्चुअली है क्या, पहले ये समझिए। साइन कन्वेंशंस किसका स्टडी कर रहे हैं? स्फेरिकल मिरर, तो उसी का पढ़ेंगे फॉर स्फेरिकल मिरर। सो स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर हैं आपके पास, कौन कौन है? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर। सो उसी चीज़ के लिए हम समझना चाहते हैं साइन। साइन एक्चुअली है क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हम जनरली डिस्टेंस मेज़र करने में यूज़ करते हैं। ऐसा आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन में देखा होगा कि किसी डिस्टेंस को ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं तो उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, और किसी ओरिजिन के अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो क्या है तरीका साइन कन्वेंशन का? हमारे लिए पहले कनकेव मिरर का केस देखते हैं और इसमें पहले समझते हैं कुछ बेसिक बातों को। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज दैट ओके? अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं, हम कहीं और लेते हैं। अगर चूँकि समझना चाहते हैं इजीली, लीजिए हमने ये ले लिया फिगर कि ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बन जाएगा वो आपको मालूम है। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी देने के लिए थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं। ओके, इस बार हम लेके जाना चाहते हैं ऐसे पोल से, और ये आ गया फिर उसी पे। ये लीजिए, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन। किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया? ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन। ओके, सो फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ फॉर्म कर गया? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है, कुछ चीज़ें पहले से समझे हुए हैं। ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इज दैट ओके? देखिए डिस्टेंस कहाँ से कहाँ मेज़र कर रहे हैं? फोकस से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने? लीजिए उसकी भी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पोल, इसको हम लोग यू लेटर से डिनोट करते हैं। जब हम मिरर या आगे लेंस का भी केस पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यू लेटर का यूज़ करते हैं। इमेज का डिस्टेंस देखिए क्या है? फ्रॉम इमेज टू द पोल, चारों लेंथ आपने जो मेज़र किया है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मेज़र किया है, एंड दैट इज़ पोल। ठीक है, सेंटर हो गया पोल हमारा, यानी ये जो है एक तरह का रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए, मेन पॉइंट है हमारे लिए। सो क्या है कि कैसे आप असाइन करेंगे कि इसमें से कौन सा लेंथ पॉजिटिव हो और कौन सा लेंथ आप नेगेटिव लेंगे, ये चीज़ असाइन करना है आपको, इसीलिए साइन कन्वेंशंस का यूज़ किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले तो क्या है ये क्लियर कर लीजिए। एफ क्या है? ये फोकल लेंथ है। एफ क्या है? फोकल लेंथ है। इन सब लेटर से आपको अब एकदम वो हो जाना चाहिए, फेमिलियर हो जाना चाहिए कि इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, एफ फोकल लेंथ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और वी क्या है? वी जो है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, एंड यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन लेटर्स के थ्रू इन सब डिस्टेंसेस को इमेज लेंथ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस का ये लेंथ की ये एक ही बात है यहाँ इस केस में।
और सभी का सेंटर किसको आपने मान लिया, रेफरेंस पॉइंट किसको मान लिया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को तो मानना ही पड़ता है, और वो है यहाँ हमारा पोल। इज दैट क्लियर? अब कैसे हम साइन असाइन करेंगे, मतलब देंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक बात को आपको ध्यान रखना है, अगर आप जो इंसिडेंट रे है या इंसिडेंट रेज है, अगर उसकी डायरेक्शन में आप मेज़र करते हैं किसी लेंथ को, कहाँ से, पोल से। क्यों? क्योंकि पोल ही हमारा एज अ सेंटर हम यूज़ कर रहे हैं, और रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम किसी लेंथ या डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो हमें चलना यहाँ से होगा किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए। मान लीजिए फोकस तक आते हैं तो पोल से चलना है, अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आना है तो वो लेंथ मेज़र करने के लिए पोल से चलना है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेज़र करनी है तो वो हमें कहाँ से करना है, पोल से करना है। यानी पोल हमारा मेन पॉइंट है, सेंटर है, उसे आप सेंटर मान लीजिए, मेन पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप बाकी के डिस्टेंस को कवर करेंगे, ये मेन पॉइंट आपको लेकर चलना है। ओके, तो अब समझिए, रेज के डायरेक्शन के अपोजिट अगर चल रहे हैं, रेज के डायरेक्शन के अगर यू ट्रैवल, अपोजिट ट्रैवल हो रहा है किसी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, तो उसके साथ साइन कन्वेंशन नेगेटिव लगाएंगे ऑलवेज। साइन कन्वेंशन कैसा लगाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। अगर रेज के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं तो आपको लेंथ के साथ, किसी भी लेंथ के साथ नेगेटिव साइन असाइन करना है, लगाना है। और अगर आप रेज के डायरेक्शन में चल रहे हैं, रेज का डायरेक्शन जो है मैंने एरो में दिखाया, ये अगर उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन, तो आपको उसके साथ क्या करना है, पॉजिटिव साइन असाइन करना है। ओके, आइए इस दिए हुए फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। रे किधर जा रही है, देखिए ये रे इधर जा रही है, यानी इंसिडेंट किधर हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ रेज किधर से किधर जा रही है, रेज यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको चलना कहाँ से कहाँ है, पोल से अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपका ट्रैवल लेंथ मेज़र करने के लिए इन सारे केस में चूंकि उधर कुछ भी नहीं है आपका, देयरफॉर आपका जो ट्रैवल है, यू ट्रैवल कहाँ, राइट टू लेफ्ट। आप किधर चल रहे हैं, आपका जो ट्रैवल है ये आप हैं, आप किधर से किधर चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब इन सारे केसेस में हमें रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। देयरफॉर यू भी देख लीजिए, यू कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, इसके साथ भी आपको नेगेटिव साइन असाइन करना पड़ेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में चल के फोकस तक आ रहे हैं तो फोकल लेंथ भी आपको नेगेटिव असाइन करना पड़ेगा। अगर इस डायरेक्शन रे इधर जा रही है, आप इस साइड चल के आ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो आपको वहाँ भी नेगेटिव साइन असाइन करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से चलकर इमेज डिस्टेंस, ये देख लीजिए इमेज डिस्टेंस है, वहाँ तक भी आ रहे हैं तो भी नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से कि अगर आप रेज के डायरेक्शन के अपोजिट चलकर लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव लेना है, और अगर रेज के डायरेक्शन में चलकर आप किसी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिव लेना है। ओके, तो इस केस में तो सारा निगेटिव हो गया, और आपका फिक्स पॉइंट कौन सा है, पोल है, पोल से ही आपको ट्रैवल करना है। इस केस में तो सारे नेगेटिव हो गए, तो किस केस में पॉजिटिव होंगे, आइए एक छोटा सा केस उसका भी देख लेते हैं। यहीं पर देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको वो चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगी। लीजिए छोटा सा फिगर बना लें जल्दी से। ये रहा आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर,
तो ये लेंथ क्या हो गई f, ये r, इज दैट क्लियर। हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ। आपको पता है ये चीज़ कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कुछ ऐसी बनती है, इज दैट क्लियर। और इसको लेकर ऐसे जाइए, दोनों को पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कीजिए। प्रोजेक्ट करने के बाद कहाँ बन गया ये, यहाँ बन गया, ठीक है, टू द अनदर साइड ऑफ द गिवन मिरर, इज दैट क्लियर। सो ये तो ऐसे गई, वापस आ गई, ये ऐसे आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। अब कर लीजिए सेंटर आप किसको मानेंगे, पोल को। रे का डायरेक्शन किधर है आपका, ये है। आपको चलना क्या है, 3 डिस्टेंस के लिए इधर चलना है, जैसे फोकल लेंथ के लिए अपोजिट टू द रे चलना है, देयरफॉर फोकल लेंथ नेगेटिव, इज दैट क्लियर। अपोजिट टू द रे जा रहे हैं, उसी तरह इस पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आप अपोजिट जा रहे हैं रे के, इसलिए नेगेटिव। उसके बाद आइए ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको नेगेटिव चलना पड़ रहा है, चूँकि पोल यहाँ है और उसके आप इधर जा रहे हैं जबकि रे इधर जा रही है। आप पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं जबकि रे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, देयरफॉर यू भी इस केस में नेगेटिव। लेकिन एक केस है जो पॉजिटिव है, रे का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है और आप भी पोल से लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं वी के मेजरमेंट के लिए, इमेज के डिस्टेंस के लिए, देयरफॉर वी इस केस में पॉजिटिव हो गया। ओके, सो एक वार्निंग इस पूरे दिए हुए साइन कन्वेंशंस में आपको मैं बताना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ। वार्निंग कहिए या मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है हमारा, उससे एनालॉजी लेकर और ये डिसाइड कर लेते हैं कि दिया हुआ लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, क्यों ऐसा करते हैं उससे समझते हैं। आइए, ये रहा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 लाइंस 2 डायमेंशन के लिए, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, एंड ये हम ओरिजिन इसे मानते हैं। इधर क्या हो जाता है, -x हो जाता है और बिलो द ओरिजिन, वर्टिकल बिलो द ओरिजिन इज -y। उसी तरह आप देखिए ये 0 0 के जब आप राइट में चल रहे हैं, ओके, तो ये सब पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो आप सब पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। ओके, ओरिजिन से अगर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप सब नेगेटिव ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये सब पॉजिटिव, और ओरिजिन से बिलो, वर्टिकल बिलो जा रहे हैं तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, इसमें सब नेगेटिव ले लेते हैं। सेम उसी तरह से बच्चे क्या करते हैं कि ये कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के केस में ज़्यादातर लेफ़्ट टू राइट ही फिगर में दिखाया जाता है रे का इंसिडेंट होना। तो वो क्या करते हैं, इसको जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओरिजिन माना जाता है, उसी तरह पोल को ओरिजिन मान लेते हैं। ओके, और पोल से जो राइट साइड में पड़ने वाली सारी लेंथ को पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरह मान के सब नेगेटिव ले लेते हैं लेंथ को। ओके, और ऊपर सारी लेंथ पॉजिटिव ले लेते हैं, ये जितनी भी है हाइट, और ये जितनी भी नीचे की तरफ है लेंथ उसे नेगेटिव ले लेते हैं। सो कहाँ से आपने एनालॉजी ली? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। बहुत फिट बैठता है ये। लेकिन वार्निंग में यही देना चाहता था कि अगर किसी कारण से आपका टेस्ट लेने वाले ने फिगर को ही रिवर्स कर दिया और रे को इधर से आता हुआ दिखा दिया, ओके, तो ये रहा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से पोल आपने ओरिजिन मान लिया और उसके हिसाब से इधर अब आप जा रहे हैं तो इसको आप पॉजिटिव मान रहे हैं, बट वहाँ पर आप गलत साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रे इस बार आ रही है राइट से लेफ्ट की तरफ और आपका मूवमेंट कहाँ है? आपका मूवमेंट पोल से राइट की तरफ है, यानी लेफ्ट टू
राइट है। सो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी इस तरह के शॉर्टकट में नहीं पड़िएगा। बस याद रखिएगा कि पोल को आपको सेंटर मानना है, ओरिजिन माननी है, फिक्स्ड पॉइंट मानना है और इसी के अराउंड आपको चलना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन की तरह काम करेगा, जैसे हमने कहा था सेंटर यानी फिक्स्ड पॉइंट। तो अगर रे के डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो सारे, चाहे इधर से चलें या इधर से चले, किसी भी केस में अगर रे के डायरेक्शन में चलेंगे आप, यानी आप ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज पोल, तो सारे साइंस पॉजिटिव। अगर रे इधर जा रही है और आप उसके अपोजिट जा रहे हैं तो सारे साइंस नेगेटिव। सो इस शॉर्टकट में प्लीज़ नहीं पढ़िएगा, क्लियर है। सो वहाँ पर ये आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि अरे हम तो ऐसा वाला समझे हुए थे, बट ये तो है फटाफट आप पॉजिटिव लगाएंगे और इधर नेगेटिव लगा देंगे और आपका पूरा का पूरा जो सोच है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो गलत हो सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। हाइट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, ओके, और आपने देखा था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बन जा रहा है। सो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO से हम जनरली इसे डिनोट करते हैं। क्या है ये, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो ये है इसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और इसे हम डिनोट करते हैं HI से। सो ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होगा इसको भी समझना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी हाइट होगी, तो आप कनकेव मिरर का केस या कन्वेक्स मिरर का केस सभी में देखिएगा ऑब्जेक्ट आपने प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा हुआ है, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और इमेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बना है, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज जो है वहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन याद रखिएगा वर्चुअल केसेस में, ये किसका है केस, रियल इमेज फॉर्मेशन का केस है। रियल इमेज जहाँ पर फॉर्म कर रहा है, रियल इमेज जहाँ पर बनता है उसके लिए ये आपको लेना होगा। लेकिन वर्चुअल जहाँ पर बनता है, वर्चुअल आपने देखा था, जैसे अगर ये आपने डाल दिया है पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, तो कहाँ बन रहा था, ये बन रहा था। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी जाकर देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या था, अगर आप पोल के बियॉन्ड डाल रहे थे तो कहाँ बन रहा था, पोल और फोकस के बीच में समवेयर कहीं बन रहा था, लेकिन वो भी इरेक्ट था। सो वर्चुअल इमेज जहाँ बन रहा होगा, वर्चुअल इमेज जहाँ बन रहा होगा वहाँ पर, सॉरी, वर्चुअल इमेज जहाँ बन रहा होगा वहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज भी वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रहा है, ठीक है। सो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। वर्चुअल इमेज के केस में हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इन ऑल द केसेस पॉजिटिव है, क्योंकि हर केस में हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही लिया है। सो रियल इमेज में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव बट हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसीलिए नेगेटिव। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करने होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये दोनों ही मिरर के लिए एक है, यानी कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर दोनों के लिए। क्या है ये फार्मूला, ये फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही है वो फार्मूला। अब तक आप
इन सब नोटेशंस से अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस है। दिस इज इमेज डिस्टेंस। कहाँ से करते हैं इमेज डिस्टेंस की मेजरमेंट? पोल से। ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से करते हैं इसे भी मेजरमेंट? इसे भी करते हैं पोल से मेज़र करते हैं। ठीक है, पोल को हमारी मेज़रमेंट के लिए एक ओरिजिन, फिक्स पॉइंट या सेंटर मानते हैं। ठीक है, और ये है हमारा फोकल लेंथ। सो जो भी कुछ मेज़र करना हो इन केस ऑफ बोथ द मिरर्स, हम क्या करेंगे? पोल पर जाकर अपने आप को फिट कर लेंगे और वहाँ से चलते हुए जो भी मेज़रमेंट लेंथ की करनी है उस तरफ चल देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ फोकल लेंथ। नाउ इसी फॉर्मूले के लिए हमने एक और, जो फोकल लेंथ के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, और वो क्या है? F इज इक्वल टू R/2। रेसिप्रोकल अगर इसका लिखें 1/f, तो ये कितना हो जाएगा? 2/r हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। देयरफॉर यही फॉर्मूला हम फिर क्या लिख सकते हैं? 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। ओके, सो अगर फोकल लेंथ की जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है, या तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसमें पुट कर लीजिए, और जो भी रिज़ल्ट, कोई दो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी और तीसरी चीज़ को आपको कैलकुलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो कोई दो अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है या उसका क्लू भी दिया हुआ है, तो आप तीसरा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और साइन कन्वेंशंस जस्ट पीछे हमने बताया है, उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा इसे सॉल्व करने से पहले। आइए इसका हम लोग प्रूफ देख लें। ये प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ना तो नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस कि हर चीज़ ऐसे ही नहीं होता और क्यों नहीं प्रूफ पढ़ना है, 10th के लेवल पे ये प्रूफ नहीं पढ़नी है, बट फॉर द सेक ऑफ योर कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि अरे नहीं, ये ऐसे ही नहीं आता है, कहीं ना कहीं इसकी रीजनिंग है, कहीं ना कहीं इसको वैलिडेट करते हैं कि नहीं, ये प्रूफ किया जा सकता है। अगर आपको नहीं इंटरेस्टिंग लगे, आप इस प्रूफ को ज़बरदस्ती समझने की कोशिश नहीं कीजिए, बट ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आइए देखते हैं प्रूफ। लेकिन प्रूफ देखने से पहले किस चीज़ का प्रूफ देखना चाहते हैं? प्रूफ ऑफ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन इस प्रूफ को देखने से पहले दो चीज़ें हम क्लियर करना चाहते हैं। पहला है पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट इमेज। पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट इमेज। अभी तक जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे थे आपको समझाने के लिए, वो कुछ ऐसा दिखा रहे थे एरो से, और एक्सटेंडेड दिखा रहे थे हाइट के साथ, और इमेज ज़्यादातर इन्वर्टेड बन रही थी, उसमें भी एरो दिखाते थे, टिप के साथ दिखाते थे, और वो भी एक्सटेंडेड। तो क्या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोई इमेज नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सो हम लोग क्या करेंगे? अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट विदाउट एरो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे और उसकी इमेज बनते हुए देखेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरी बात, एक रे अभी हम इंट्रोड्यूस कर देना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैराएक्सियल रेज। ठीक है, क्या है ये पैराएक्सियल रेज? पैराएक्सियल रेज वैसी रे को कहते हैं या वैसी रेज को कहते हैं जो किसी दिए हुए मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत क्लोज होकर निकल जाए। देखिए, ठीक है, बहुत क्लोज होकर निकल जाए, किसके? दिए हुए प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज। ठीक है, सो इसे आप कह सकते हैं क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इसके बारे में लिखता हूँ, रे दैट ट्रेवल क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड पैराएक्सियल रेज। अब इसको लेने का फ़ायदा क्या हुआ? अब तक जो भी आप इमेज बना रहे थे उसमें बड़ा सा एपर्चर लेते थे, उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसे लेते थे, काफ़ी बड़ी।
ठीक है। उसके कारण क्या होता था कि अगर इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचते तो ये अलग से दिखाना पड़ता और इस कर्व का लेंथ इससे मैच नहीं करता, यानी कर्व को आप परपेंडिकुलर लाइन नहीं मान सकते थे। लेकिन जब रेज बहुत क्लोज ले लेंगे आप, बहुत ज़्यादा क्लोज, देखिए जैसे बहुत क्लोज ले लिए ये रेज, तो क्या हो गया, अब ये जो परपेंडिकुलर लेंथ अगर खींचेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर तो वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगी। बहुत क्लोज लेने पर ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर, वो बहुत ही क्लोज हो जाने से एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और वो परपेंडिकुलर साफ साफ दिखाई देगी, अलग से परपेंडिकुलर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो पैराएक्सियल रेज का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। दूसरी बात और एक बता देना चाहते हैं कि एपर्चर इतना बड़ा तो कभी भी नहीं लेते हैं। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है एपर्चर का साइज़ बहुत छोटा होता है और बहुत सारे प्रूफ को पहुंचने के लिए हमें, यानी प्रूफ करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिकल टूल का जो हम सहारा लेते हैं उसमें एपर्चर को बहुत छोटा मानकर चलते हैं। ओके, तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। अब आइए इसको बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ करते हैं विदाउट द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल और इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी ट्राइंगल्स। सो मान लेते हैं ये फिगर इसलिए बड़ा दिखा रहे हैं सो दैट कि आपको इजीली ये बात समझ में आए। मान लेते हैं कि एक कनकेव मिरर है, ओके, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो आपने यहाँ रख दिया है, देख लीजिए दिस इज ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सो एक रे पैरेलल तो चलेगी लेकिन ये अपर्चर इतना छोटा है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है, या और थोड़ा ऊंचा दिखा रहे हैं, यानी अपर्चर छोटा होने के कारण हम लाइन को जैसे चाहें दिखा सकते हैं। ये लीजिए ऐसे गई है, ठीक है, गई तो यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। ये मुड़कर आ गई है, ठीक है, कट कर दी और एक रे जो एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पर ही जा रही है, ठीक है, नॉर्मली इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। कौन से सरफेस पे? कनकेव मिरर के सरफेस पे एग्जैक्टली एट द पोल। सो जो अलोंग द नॉर्मल लाइन जाएगी वो उसी लाइन पर वापस आ जाएगी। सो एक ये रे गई, कहाँ से? ऑब्जेक्ट को ओ से दिखाया मैंने, वो गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल उसी तरफ जाकर मुड़ गई नॉर्मली। तो ये दो रे जहाँ आपस में मिल जाती है रियली, वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब ये रियल इमेज बन गया है, ठीक है। अब आइए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा ही होगा, जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। लीजिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन क्या करते हैं, दिए हुए सरफेस पे मिरर के अगर उसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, ये लाइन उस पर नॉर्मल हो जाती है, इस पॉइंट पर नॉर्मल हो जाती है। लेट दिस पॉइंट इज डी, जानबूझकर मैंने डी माना है। सो ये लाइन क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। अब आपको पता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ है। अब आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विद दिस नॉर्मल इज इक्वल, लेट दिस इज थीटा, टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद दिस नॉर्मल। दोनों इक्वल होता है इसलिए हमने दोनों को थीटा मान लिया है। लेट दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। इज दैट क्लियर? सो आप देखिए तो इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? एंगल बीटा एक्सटीरियर एंगल है। सो बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज अल्फा प्लस थीटा। ट्रायंगल OCD में ये एक्सटीरियर एंगल है एंड एक्सटीरियर एंगल जो हो वो इक्वल होता है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इन ट्रायंगल OID में, इन ट्रायंगल OID, ओके, देखिए तो OID में ये गामा एक्सटीरियर एंगल है
और उसका इंटीरियर एंगल, एक ये अल्फ़ा है OID में, ये अल्फ़ा है और ये है, तो वो दोनों जोड़ देंगे तो अल्फ़ा प्लस 2 थीटा। इज़ दैट क्लियर? हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने ले लिया है। हम चाहते हैं थीटा रिमूव करें, तो थीटा रिमूव करें तो थीटा यहाँ से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। देख लीजिए, अब उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिएगा तो गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा। सॉल्व कीजिए, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा। इज दैट क्लियर? therefore this is equal to 2 beta minus alpha। therefore अरेंज कीजिए, 2 बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? अल्फा प्लस गामा। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एंगल्स के बीच में रिलेशन आ गया, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स को यूज़ करके। इस पोर्शन को हम वाइप करते हैं। ओके, नाउ you have got this relation 2 beta is equal to alpha plus gamma। अब हमने कहा पैरा एक्सियल रेज, मतलब कहने का ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है, मतलब वो जो D पॉइंट है दिए हुए कनकेव मिरर के, वो एकदम क्लोज है। कहाँ पे? पोल के बेहद करीब है, पोल के बेहद करीब है। इसका मतलब वो जब बहुत करीब आ जाएगा, D को बहुत करीब कर लेते हैं, देख लीजिए, ठीक है, D को बहुत ज़्यादा क्लोज, यानी अगर आप परपेंडिकुलर भी खींच लें यहाँ से, तो क्या है, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये पॉइंट इतना क्लोज होना चाहिए कि ये यहाँ पर फिक्स हो जाना चाहिए। ओके, सो लाइन DP जो है, जो कर्व अभी दिख रही है ऐसे, D और P वाली जो ये लाइन है, वो क्या है, वो कर्व नहीं दिख के बिल्कुल स्ट्रेट दिखनी चाहिए। पैरा एक्सियल रेज का यही फ़ायदा है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को कहाँ मान लेते हैं? शिफ्ट किया हुआ है यहाँ, ठीक है, सो दैट कि वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। अब देखिए ट्रायंगल किस में? बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ODP, इन ट्रायंगल ODP। tan अल्फा देखिए तो कितना है, tan अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर, DP इज परपेंडिकुलर एंड बेस इज हाउ मच? OP। इज दैट क्लियर? सो DP किसके बराबर है? DP को एज इट इज छोड़िए, वो किसी के बराबर नहीं है, वो तो परपेंडिकुलर है। OP लेंथ क्या शो कर रही है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ये किस चीज़ को शो कर रही है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। देयरफॉर इसे आप U लिख सकते हैं। उसी तरह tan बीटा उसी ट्राइंगल में, नहीं, किस ट्राइंगल में? इस बार आप ले लीजिए इन ट्राइंगल, दिस इज CDP, दिस इज CDP। अगर आप नहीं माने हुए होते पैराएक्सियल, तो वो कर्व को कभी आप स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते थे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल CDP में tan बीटा कितने के बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर फिर से DP एंड डिवाइडेड बाय दिस इज CP एंड CP इज इक्वल टू R। देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी है वो कितने के बराबर हो जाती है? R के। अब यहाँ हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ लिख रहे हैं इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? IDP, tan अल्फा है वहाँ पे, ओके, नहीं गामा है, tan गामा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर DP एंड बेस IP। कितना हो गया? IP। सो DP तो DP ही है, ओके, DP तो DP ही है। IP कितने के बराबर है? इमेज डिस्टेंस के बराबर है, दैट इज V। अब ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट कीजिए। 2 इंटू बीटा इज DP अपॉन R।
ओके ओके ओके, वन मोर थिंग टू से, अगर एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो जब पैराएक्सियल रेज होंगे तो एंगल भी देखिए, अभी आप ऐसे दिखा रहे हैं ना, जब पैराएक्सियल रेज होंगे तो एंगल बहुत छोटे हो जाएंगे, एकदम क्लोज आ जाएंगे पोल के। तो उस हालत में ये सारे जो tan अल्फ़ा हैं वो सिर्फ अल्फ़ा लिखाएंगे, ये जो बीटा है tan बीटा वो सिर्फ बीटा लिखाएंगे, dp/r, वेन एंगल्स आर वेरी स्मॉलर, एंड गामा जो है tan गामा वो सिर्फ गामा लिखाएगा, दैट इज dp/v। क्या है? फॉर स्मॉलर एंगल, फॉर वेरी स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, बहुत स्मॉलर जब एंगल हो जाए तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं tan फॉर द गिवन एंगल थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा। ये आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। अब सारे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, ठीक है। दो एस्टिमेशन है, एक पैराएक्सियल और दूसरा एंगल का। 2 × कितना है ये? dp/r इज इक्वल टू अल्फ़ा, देखिए तो कितना है? अल्फ़ा इज इक्वल टू dp/u प्लस गामा कितना है? dp/v। देखिए तो dp सभी में कॉमन है, कैंसिल आउट कर लीजिए। 2/r इज इक्वल टू 2/u, सॉरी नॉट 2, सब कॉमन होकर निकल गया, 1/u, ओके, प्लस 1/v। ये तो आ गया रिजल्ट, लेकिन आपने साइन कन्वेंशन का यूज़ कहाँ किया है? बिल्कुल भी नहीं किया है। आइए साइन कन्वेंशन का अब तो यूज़ कर लीजिए। dp तो कैंसिल आउट हो गया, ओके, कॉमन लेके हटा लिया आपने। क्या है, आप कभी भी मेज़र कहाँ से करते हैं? पोल से करते हैं। तो पोल से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रहे हैं और रेज कैसे जा रही थी? इधर जा रही थी, आप उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, आप इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कितना हो गया? 2/-r इज इक्वल टू, इस केस में फिर देखिए जब आप कहाँ चल रहे हैं? पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक आ रहे हैं, फिर आप रेस के अगेंस्ट चल रहे हैं, देयरफॉर 1/-u प्लस वो इमेज का जो डिस्टेंस है, फिर आप पोल से इधर लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं और रे राइट की तरफ जा रहा है, ओके। सारे नेगेटिव को हटाइए कॉमन लेके, ओके। यहाँ देखिए सबको अगर आप हटा लेते हैं कॉमन लेके तो ये हो जाता है -2/r। यहाँ भी दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 1/v प्लस 1/u। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देयरफॉर 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इज दैट क्लियर? और 2/r के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1/f के बराबर होता है, देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही आपका मिरर फॉर्मूला है, यही प्रूफ हमने दिखाया है, ठीक है। ये शायद बहुत नीचे चला गया है, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, इन ट्रायंगल CDP, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल CDP, ठीक है। वो पहले ही मैंने बता दिया, सिर्फ वहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। CDP क्या है? CDP tan बीटा इज इक्वल टू, दैट इज परपेंडिकुलर dp/cp, एंड फॉर स्मॉलर एंगल जैसा कि मैंने लिखा है, सिर्फ वहाँ से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज dp एंड cp की डिस्टेंस देख लीजिए, वो क्या दिखा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज r। स्मॉलर एंगल के लिए आपको ध्यान रखना है, जब एंगल बहुत छोटा हो जाए पैराएक्सियल रेज में, तो tan ऑफ द गिवन एंगल उसी एंगल के बराबर हो जाता है, देयरफॉर ये प्रूफ हो गया आपका। लास्ट टॉपिक देख लें हम लोग, और वो है मैग्नीफिकेशन का। सो मैग्नीफिकेशन क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश करें, और इसके जो फाइंडिंग है, प्रूफ है, उसमें हम नहीं जाएंगे। एक इमेज ले लेते हैं, आप चाहें तो 2-3 इमेज लेकर इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बट हम सिर्फ एक इमेज के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए ये हमारा फोकस है, ये पोल है एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो आप जानते हैं ये डिस्टेंस हमारी क्या है? r है, ठीक है।
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें, कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो देखिए इमेज ट्रेसिंग का आपको हमने बताया हुआ है मामला। आगे आप ऐसे आगे, ये इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ, फोकस से होकर क्रॉस कर गया। और अगर आप टिप से लेते हुए ऐसे जाते हैं, इसके टिप से, और पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ आकर कहाँ मिल जा रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रहा आपका। इज दैट क्लियर? सो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है, और ये इमेज डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर? सो मैग्निफिकेशन इज व्हाट? मैग्निफिकेशन m जो है वो रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? सो इसे आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला तो ये हो गया, लेकिन एक और तरीके से मैग्निफिकेशन निकाला जाता है, एंड दैट इज मैग्निफिकेशन इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। देख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों आपको साफ साफ दिख रहा है इस फिगर में। ये फिगर सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशनल फिगर है एक पर्टिकुलर दिए हुए ऑब्जेक्ट का कहाँ पर इमेज बन रहा है, लेकिन ये सारे जो इमेज को आपको केस है उन सबों पर ये फिट बैठता है। ऐसा नहीं है कि इसी केस में फिट बैठेगा और बाकी में नहीं बैठेगा, मतलब एक के थ्रू आप जान जाइए तो सारे के लिए आप सेम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर m इज इक्वल टू हाउ मच, ये v है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और ऑब्जेक्ट के लिए ये u है। तो उस हिसाब से देखिए तो मैग्निफिकेशन जो है वो इक्वल हो गया किसके, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, और जो इमेज डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसके भी रेशियो के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि आप साइन कन्वेंशन के थ्रू इन सबको चेक कर लें और साइंस डाल दें उसके ऊपर। देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, देयरफॉर ये क्या हो गया, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, देयरफॉर ये पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या है, पोल से आप इधर आ रहे हैं और रे इधर जा रही है, आप इधर चल रहे हैं, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव। पोल से आप रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए भी पोल से रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, देयरफॉर दिस इज कैंसिल ईच अदर। ये दोनों नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, बट एक रह जा रहा है। सो इसे लिखने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका ये है कि इसी को जब आप लिखेंगे यहाँ से, तो दिस इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन u के साथ यूज़ करते हैं। जब भी ये लिखना हो तो एक साथ लिखें और नेगेटिव साइन यहाँ यूज़ कर लें। नाउ आप बोलेंगे कि सर मैंने पहले ही कहा कि एक रिप्रेजेंटेशनल फिगर है, इसके थ्रू अगर आप इसको प्रूव कर सकते हैं तो किसी भी इमेज के लिए ये प्रूव किया जा सकता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देते हैं, पूरा नहीं बनाते हैं। मान लीजिए ये पोल है, फोकस है, इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट डाला जाता है तो इमेज थोड़ी इधर बनती है। देख लीजिए दूसरे साइड, किस केस में, कनकेव मिरर के केस में। सो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। अब आइए इस दिए हुए फिगर के लिए लिखिए m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, देयरफॉर hi पॉजिटिव hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी अबव है, देयरफॉर दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ इमेज डिस्टेंस, दिस इज
किधर जा रही है रे, इधर जा रही है, देख लीजिए, ठीक है, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आपको भी किधर चलना है ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इमेज डिस्टेंस, पोल से उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में रे जा रही है। देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव v एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए रे जिधर जा रही है उसके अगेंस्ट आप चल रहे हैं, देयरफॉर दिस इज -u। देयरफॉर फिर से देख लीजिए, क्या अगर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को अरेंज करते हैं तो ये इसके बराबर हो जाता है या नहीं हो जाता है। देयरफॉर आप हर हालत में जिस भी इमेज के लिए आप इस तरह की मैग्नीफिकेशन लिखेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इमेज, चाहे वो आप कनकेव मिरर कर लें या कॉन्वेक्स मिरर कर लें, हर हालत में मैग्नीफिकेशन यही आएगी। इज दैट क्लियर? सो मैग्नीफिकेशन के बाद अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अब भी कोई छूट गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएंगे। और अब जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल से डील करेंगे।